सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों हम लोग अपना CMA फाउंडेशन पेपर नंबर 2 अकाउंट्स का MCQ प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त में, मे भी अगस्त में हो, अभी कंफर्म नहीं है, और दिसंबर अटेम्प्ट जो होने वाले हैं वो सारे MCQ बेस होंगे। तो हम लोग उसके लिए MCQ प्रैक्टिस कर रहे थे। ये जो PDF है हमारा, ये है MCQ बिट क्वेश्चन जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, CMA का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर चाहिए तो मैं भी सेंड कर सकता हूँ, बस आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या ग्रुप में भी जो पूछना है पूछ सकते हो। तो चलो, मैंने ऑलरेडी 2 MCQ का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 100 तक, यानी 60 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कर लेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है कि द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 19 लाख, 19 लाख रुपये की ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन है। इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1 लाख रुपये। तो सिंपल सी बात है, जब किसी मशीन को हम इंस्टॉल कराते हैं तो उसमें जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है उसके कॉस्ट में ऐड कर दी जाती है। तो यानी अगर कॉस्ट ऑफ मशीनरी देखा जाए तो टोटल कितना आएगा, 20 लाख रुपये, 20 लाख रुपये आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो गया 20 लाख रुपए। आगे बोला गया कि वर्किंग लाइफ ऑफ मशीनरी इज़ 5 ईयर्स एंड रेडिजुअल वैल्यू ऑफ 40,000, यानी 5 साल चलेगी, 5 साल बाद उसको 40,000 में हम बेच सकते हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, स्ट्रेट लाइन बेसिस से डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। ठीक है जी। तो कह रहा है कि 4th ईयर डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो भाई स्ट्रेट लाइन में हर एक साल डेप्रिसिएशन सेम होता है, तो जितना फर्स्ट ईयर में होता है उतना ही सेकंड ईयर में होगा, उतना ही थर्ड ईयर में होगा, उतना ही फोर्थ ईयर में। यानी सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है वही फोर्थ ईयर का होगा, यानी हर एक साल सेम होता है। तो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे कैसे, तो आप सबको मैंने पढ़ाया था, डेप्रिसिएशन पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कॉस्ट माइनस रेडिजुअल वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट्स। यही समझाया था मैंने आपको, सिंपल सी बात है। तो इसको आपको क्या करना है, कॉस्ट है 20 लाख रुपीज़ माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ एसेट्स कितना है, 5 ईयर्स। इसको डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ एक बार। तो ये मेरा हो गया, देखो 20 लाख, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 20 लाख माइनस 40,000, यही लिखा मैंने यहाँ पे, देखो माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई 5। तो ये मेरा आ गया 3,92,000। तो ये जो 3,92,000 आया ही, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो हर एक साल डेप्रिसिएशन उतना ही आएगा, यानी 3,92,000 रुपये ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट, वेन एवर एरर आर नोटिस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे शुड बी रेक्टिफाइड। कह रहा है कि जब भी हम एरर को नोटिस करते हैं उसको हम कब रेक्टिफाई करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि हम उसे ट्रायल बैलेंस तक वेट करेंगे तभी रेक्टिफाई करेंगे, विदाउट वेटिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड। इसका ऑप्शन होगा क्या, B। यानी आपके पास जब एरर पता चला तो ऐसे थोड़ी कि यार हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे या ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तभी करेंगे, जब मुझे एरर पता चला तभी उसको रेक्टिफाई मैं कर दूंगा। ठीक है। विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड, यानी उसी टाइम कर देंगे, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इन द नेक्स्ट अकाउंट। नहीं, कोई सा भी सही नहीं है, पॉइंट नंबर B इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अ परचेज ऑफ रुपीज़ 49,500 फ्रॉम शिवाज रिकॉर्डेड परचेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज। हमने परचेज कितने किया था, तो सर हमने परचेज किया था यहाँ पे 49,500 का, और रिकॉर्ड कितना किया परचेज बुक में, मैंने 59,400 का रिकॉर्ड कर दिया। प्रॉफिट क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपने 49,000 का परचेज किया है और आपने रिकॉर्ड किया है 59,400 का, यानी जितना आपका परचेज था उससे आपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, यानी एक्सपेंस को आपने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि परचेज हमारा क्या एक्सपेंस शो करता है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, सिंपल सी बात है, डिक्रीज होगा। तो इस दोनों का बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट या डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, जो भी बोला होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एक बार हम माइनस करके देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 49,500 माइनस 59,400। ठीक है। तुम्हारे पास 9,900 का डिफरेंस है, तो ये क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन प्रॉफिट, यानी ये पॉइंट नंबर B, डिक्रीज इन 9,900। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल असर्टेन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या बोला गया, इन द फॉलोइंग
डिटेल असर्टेन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, आपको बैंक बैलेंस निकालना है एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक का बैलेंस दिया। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है, 1,60,000 है, यानी हमारे कैश बुक में क्या दिया है, ओडी दिया है 1,60,000। तो भाई सिंपल सी पता है, आपने बीआरएस पढ़ा हुआ है, सबको पता है कि जिसका बैलेंस दिया होता है उसी में एडजस्टमेंट हमें करना होता है। तो हमारा ओडी दिया हुआ है किस में, कैश बुक में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट करेंगे। चेक रिसीव एंड एंटर इन ट्वाइस कैश बुक, 2 बार हमने क्या कर दिया, कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी, यानी 2 बार हमने अपने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया। तो एक बार हमें कैश बुक क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम कैश बुक को डिक्रीज करेंगे तो ओवरड्राफ्ट हमारा सिंपल सी बात है इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है ना। देखो मेरे कैश बुक में सपोज 2,000 रुपीज़ मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो जब आप कैश बुक से माइनस करोगे तो उस कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस था, यानी ओवरड्राफ्ट था, तो ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमने 2 बार उसकी कैश बुक में एंट्री कर दी थी कैश रिसीव की, यानी इंक्रीज की। तो एक बार हमें कैश डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो जब कैश डिक्रीज करोगे तो अपने आप ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा। तो 10,000 आप क्या कर दोगे, ओडी में प्लस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कैश शॉर्ट बाई 1,000, यानी क्रेडिट साइड 1,000 रुपये से कम है। तो भाई आप क्रेडिट साइड इंक्रीज करोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड कम का मतलब क्या है, यानी पेमेंट साइड कम है। देखो क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कैश शॉर्ट बाई 1,000, यानी बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड रुपीज़ कम है। तो अब क्रेडिट साइड आप इंक्रीज करोगे, यानी पेमेंट साइड इंक्रीज करोगे, तो सिंपल सी बात है आपका क्या हो जाएगा, पैसा घटेगा। तो पैसा घटेगा तो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, सिंपल से बढ़ेगा। तो इसको क्या कर दोगे आप, यहाँ पे कितना है 1,000 रुपये, इसको भी आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 400 एंटर इनटू ट्वाइस। अब बैंक चार्ज हमारे पास बैंक में एक बार डेबिट हुआ था, यहाँ पे हमने 2 बार एंट्री कर दी। तो 2 बार हमने क्या करी, 2 बार अपने कैश को डिक्रीज कर दिया। तो आप क्या करोगे, कैश को इंक्रीज करोगे। तो कैश को इंक्रीज करोगे तो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है डिक्रीज होगा। ठीक है ना, यानी जो नॉर्मल केस में करते हैं उसका रिवर्स करना है, क्योंकि ये हमारा ओवरड्राफ्ट का केस है। तो यहाँ पे 400 आप माइनस कर दोगे। तो अभी जो आपका आंसर आएगा वो सही आंसर होगा। तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेगा तो होगा 1,70,000, 1,71 और 400 माइनस कर दो, 400 माइनस कर दो 170,600। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ध्यान रखना क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक चार्जेस। भाई सिंपल सी बात है, हमारा पासबुक में दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, यानी फेवरेबल है, सही चीज़ है, मतलब क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए। सपोज मेरे पास 1,000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो बैंक चार्ज क्या होगा, तो बैंक चार्ज उसमें से कम होगा, यानी डेबिट होगा। तो बैंक चार्ज जब डेबिट होगा तो अपने आप मेरा पासबुक सा बैलेंस माइनस हो जाएगा, यानी क्रेडिट बैलेंस था अब क्या हो जाएगा, उतना डेबिट, यानी सब्ट्रैक्टेड होगा, बैंक चार्ज विल बी सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल विच अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉई, कह रहा है ड्रॉई कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेगा। सिंपल सी बात है, अब जरा मुझे बताओ, जब ड्रॉई किसी को कोई बैंक किसी को जब BR देता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट करता है, पहले ये बताओ। सपोज मेरे पास A है और B है, ध्यान से समझना, ठीक है, पूरा समझाता हूँ। ये है ड्रॉवर, यानी जिसने बिल बनाया था, और ये है ड्रॉई, ये है ड्रॉई जिसको बिल, जिसके ऊपर लाइबिलिटी है। थोड़ा सा इसको मैं और इधर कर देता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ लो ध्यान से। अब देखो हुआ क्या है, A क्या करेगा, A के पास एक BR आएगा, तो ये बोलेगा BR अकाउंट डेबिट टू B अकाउंट, यही बोलेगा। और ये क्या बोलेगा B, ये बोलेगा भाई मैंने किसी को BR दिया है, तो ये बोलेगा हमारे पास क्या बोलेगा, A's अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। तो ये ड्रॉई ने कब एंट्री बनाई, ये वाली, ये जब उसने बिल दिया है। अब ये भाई साहब ने क्या किया, इस बिल को किसी को एंडोर्स कर दिया। तो भाई किसी को भी एंडोर्स करें इसको कोई मतलब नहीं है, ये एंडोर्स की एंट्री करेगा। फिर जब वो बिल डिसऑनर हो गया तो कौन एंट्री करेगा, तो पहले फिर यही एंट्री करेगा। सपोज मैं पूरा समझा देता हूँ आपको, ये लो, इसने सपोज ये बिल C को एंडोर्स कर दिया, इसने ये बिल क्या किया, C को एंडोर्स कर दिया, एंट्री बनाएगा C अकाउंट डेबिट टू BR, यानी BR किसके पास चला गया, C के पास। अब ये कोई एंट्री बनाएगा कि नहीं, ये कोई एंट्री नहीं बनाएगा। अब एट अ टाइम इसने B ने इसको पेमेंट नहीं किया C को, तो ये बिल हो गया डिसऑनर। तो A की एंट्री क्या बनाएगा, A इस एंट्री को रिवर्स करेगा, बोलेगा हमारे पास BR वापस आ गया और C फिर से हो गया। तो इस केस में B एंट्री क्या बनाएगा, तो भाई B तो वही एंट्री बनाएगा ना, B किसको देगा, C को देगा कि A को देगा, नहीं, अब जो B है वो C को देगा।
यानी जो इसने बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो यही वाली एंट्री रिवर्स होगी इस केस में, यानी एंट्री बन जाएगी फिर से बीपी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। डिसऑनर के केस में यही एंट्री बनती है, चाहे ये बिल किसी के पास हो, बैंक के पास हो, तो भी डिसऑनर होगा, तो एंट्री यही बनाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने जिसको भी बिल दिया होगा एंडोर्स करके, वो वापस इसी के पास आ जाएगा, ए के पास, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर के केस में हमेशा ड्रॉई यही एंट्री पास करेगा, वो हमेशा पहले वाले को ही पैसा देगा, तो यही एंट्री बनेगी। तो इस केस में बोला कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, किसके द्वारा? ड्रॉई के द्वारा। तो ड्रॉई किसको अकाउंट क्रेडिट करेगा? ड्रोअर का। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल विच अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय ड्रॉई। तो ड्रॉई करेगा ड्रोअर अकाउंट को क्रेडिट। अच्छा, अगर पूछा होता कि ड्रोअर कौन अकाउंट क्रेडिट करेगा, तो ड्रोअर करेगा इंडोर्सी का, जिसको उसने इंडोर्स किया था। ठीक है, जो पूछेगा, देखो ये 5 एंट्रीज में से जो पूछेगा बता सकते हो। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड वर 32,000 शॉन। हमने भाई ईयर एंड में हमने एक बियर था 32,000 को डिस्काउंट करा दिया, तो कहाँ शो करेंगे? सिंपल सी बात है, एक एसेट जाएगा दूसरा एसेट आएगा, तो इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट, एक्स सेंड आउट गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 3,60,000। गुड्स आर टू बी सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल। ध्यान रखना क्या लिखा है, कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल, यानी जितनी हमारी कॉस्ट होगी उसका 25% हमें चाहिए, सॉरी जितनी कॉस्ट होगी उसका 25% नहीं, जो सेल होगा उसका 25% चाहिए हमें। ध्यान रखना, कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल। ठीक है, तो पहले लिखा द कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एडवांस फॉर अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ द सेल वैल्यू। भाई एक्स ने वाई को सामान भेज दिया, कहा कि भाई देख 3,60,000 की कॉस्ट है, इसको तू बेचियो 25% प्रॉफिट लगा के। लेकिन 25% किसका प्रॉफिट? 360 का नहीं, जितना बेचेगा उसका 25% प्रॉफिट लगा के, मतलब सेल का 25%। देखो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी होता है, ऑन सेल भी होता है, यहाँ पे ऑन सेल दिया हुआ है। ठीक है सर, लेकिन कंसाइनर ने कहा कि एक काम कर, मैं इतना 3,60,000 सामान भेज तो रहा हूँ, कम से कम 60% इसका एडवांस दे दो। 360 का 60% नहीं मांग रहा मैं जो सेल वैल्यू है उसका 60%, ये तो कॉस्ट वैल्यू है। मैंने कहा ठीक है, फिर सेल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकलेगा, सपोज सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो कैसे निकलेगा। हमारा ये जो 3,60,000 है ये किस पे है? कॉस्ट पे, और कॉस्ट मेरा कितने पे शो कर रहा है? 75% पे। तो इसको 75 से इंटू करो, डिवाइड करो, और 100 से इंटू कर दो, तो ये मेरा आ जाएगा क्या? सेल वैल्यू। अब सर ये आपने कैसे निकाल दिया? मैं अभी समझाऊंगा कैसे निकाल दिया। जिसको आता है उसके लिए समझा दिया मैंने, जिसको नहीं आता समझाऊंगा। देखो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, तो ये मेरा आ गया 4,80,000 रुपीज़ का सेल। अब उसने बोला है कि इसका 60%, तो 4,80,000 इंटू 60/100 है ना। आपके फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप लोग प्लीज़ कैलकुलेटर यूज करना सीख जाओ अच्छे से। इसका 60%, तो ये मेरा आ गया 2,88,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आता है क्या? 2,88,000। पॉइंट नंबर ए। अब ये सर आपने किया कैसे? डिवाइड बाई 75 और इंटू 100 कैसे कर दिया ये बताओ। देखो जिसको आगे समझ में ठीक है, जिसको नहीं आया इधर देखो। सपोज़ मेरे पे बोला है कि सेल का 25%, कॉस्ट का 25% अगर बोला था तो बहुत अच्छी बात होती। क्यों? क्योंकि मैं 3,60,000 का ही 25% निकाल के और इसी में ऐड करता, मेरी सेल वैल्यू आ जाती। क्योंकि मुझे चाहिए सेल वैल्यू, क्योंकि सेल वैल्यू का ही 60% कम उसने एडवांस पेमेंट करने के लिए बोला है। तो अब मैं क्या करूँगा? सपोज इधर देखो, लेट कर लो, लेट मेरी सेल वैल्यू थी 100 रुपीज़, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? तो बोला गया आपका 25% ऑन सेल, तो सेल का 25% यानी 25 रुपये। तो मेरा कॉस्ट कितना होता? तो सर कॉस्ट होता 100 माइनस 25 75। सिंपल सी बात है। तो अब मेरी कॉस्ट कितनी है? तो अब आपकी कॉस्ट है 3,60,000 रुपये। मेरे को सेल निकालनी है, सेल से एक्स लिख दो और इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या करोगे? तो ये आ जाएगा मेरा, इसको इंटू करोगे 3,60,000 इंटू 100, और इन दोनों को इंटू करोगे तो 75 पे यहाँ लिख दो और x इक्वल में लिख दो यहाँ पे। देखो यही सेम इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या गलत किया मैंने? ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा x निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, MCQ है ये। x सेंड आउट ऑफ सर्टेन गुड्स टू y कॉस्टिंग 1,50,000 एट अ कॉस्ट प्लस 25% ऑन इनवॉइस। देखो सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया x सेंड आउट ऑफ सर्टेन गुड्स टू y
कॉस्टिंग 1,50,000 एट अ कॉस्ट प्लस 25% ऑन इनवाइस प्राइस, यानी इनवाइस प्राइस का 25%, सेम यही है, यानी सेल प्राइस का 25%। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करूँगा मैं, दोबारा नहीं समझाने वाला। इधर देखो, तो हम पहले सेल वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा। मैंने क्या किया है, 1,50,000 रुपये का गुड्स सेल्ड किया है, जो कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल, तो सेल हो गया 100%, तो कॉस्ट और सेल का 25% माइनस कर दो तो कॉस्ट कितना आ गया, 75%। तो 75 से डिवाइड करोगे तो 1% आ जाएगा, और 100 से इंटू करोगे तो सेल 100% आ जाएगा, और 100% ही मेरे क्या आ जाएगा, सेल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो पहले हम इसकी सेल वैल्यू निकाल लेते हैं, आगे बात करेंगे फिर क्या आएगा। तो ये मेरा आ गया 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ गया टोटल 2 लाख रुपए। ठीक है जी, चलो इसको पहनता हूँ, अभी और काम आएगा कैलकुलेटर। नेक्स्ट बोला है गुड्स आर सोल्ड बाई आर एट अ 3/4 गुड्स आर सोल्ड बाई आर एट अ 1,76,000। इसमें से 3/4 उसने क्या किया, 1,06,000 में बेच दिया। तो अगर मैं पहले बात करूँ कि सर 2 लाख मेरा टोटल मैंने सामान बेचा था, 2 लाख रुपए की सेल वैल्यू थी, उसकी अगर 3/4 में निकालूं तो कितना आएगा, तो 3/4 आई थिंक सो 1.5 लाख रुपए आएगा। तो 1.5 लाख वाले को मैंने कितने बेच दिया, 1,76,000 में, और इसको मैंने सेल कर दिया 1,76,000 में। ठीक है जी, अच्छी बात है। कमीशन बोला गया है कि आपको 5% दिया जाएगा, कमीशन अप टू 5% इनवाइस वैल्यू, यानी जो इनवाइस वैल्यू थी उसकी 5% एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस एबव इनवाइस वैल्यू। अब देखो 5% इनवाइस वैल्यू की, इनवाइस वैल्यू क्या है, इनवाइस वैल्यू ये है 1.5 लाख रुपए। तो आपने 1.5 लाख रुपए का सामान 1,76,000 में बेचा है, तो जितना आपने एक्स्ट्रा में बेचा है उसका 10% और जो इनवाइस वैल्यू थी उसकी 5%। इनवाइस वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख रुपए, तो इसका कमीशन कितना आएगा, तो सर 1.5 लाख का 5% अगर निकाला जाए तो कितना आएगा, तो ये आएगा 7,500, ये आ गया। और जो इनवाइस वैल्यू से आपने एक्स्ट्रा कमा के दिया है उसका 10%, तो इनवाइस वैल्यू से एक्स्ट्रा कितना कमाया है, इसमें माइनस करो 26,000, 1.5 लाख में से 176, तो इसका आपको मिलेगा 10%, तो इसका कितना आ गया 2,600। तो टोटल कमीशन कितना है, 0, 6 और 5 1 और 7 9 729 और 110, यानी 10,100 का टोटल कमीशन दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं आया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा बैक करो, दोबारा देखो। देखो ये मेरा आएगा आंसर 10,100.A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, अ परचेज गुड्स ऑफ कॉस्टिंग 2,60,000 फॉर जॉइंट वेंचर विथ बी। ठीक है भाई, और उसमें क्या किया है, मेजर पार्ट ऑफ गुड्स, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं क्योंकि ये भी सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। आई होप आप सबने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, देखो जी, अब लिखा है एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,60,000 फॉर जॉइंट वेंचर विद बी, बी सोल्ड मेजर पार्ट ऑफ गुड्स एट अ कॉस्ट प्लस 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट फॉर 2,50,000 का। ठीक है जी, यानी कॉस्ट ऐड करने के बाद, कॉस्ट का 25% ऐड करने के बाद 2,50,000 है, समझो कॉस्ट जितना भी होगा उसी का 25% ऐड करने के बाद 2,50,000 का है। बैलेंस गुड्स वर टेकन बाई ओवर बाई बी एट अ कॉस्ट लेस 10%, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी बात है। अब भाई बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, तो कैसे निकालोगे, देखो जी, हमने 2,50,000 रुपये का गुड्स सेल कर दिया, टोटल गुड्स था 2,60,000 का, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेल प्राइस है। तो आप ऐसा नहीं बोलना कि भाई 2,60,000 में 2,50,000 का बेच दिया, 10,000 बचा, 10,000 का देख लो, नहीं, वो नहीं है। ये 2,50,000 ये सेल वैल्यू है, इनवाइस प्राइस है, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो भाई सेल में से आप प्रॉफिट माइनस कर दो, आपका कॉस्ट आ जाएगा। अब प्रॉफिट कितना भैया, तो इसमें बोला गया है कि हमने जितना भी कॉस्ट था उसका 25% उसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर मैं इसमें से ये जो है ये सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू कितना है, अगर मान लो कॉस्ट मेरी 100 रुपये की होगी तो इसका 25 रुपये कितना हो गया, इसका 25% 125 रुपीज़, तो टोटल कितना हो गया सेल वैल्यू 125, यानी जो सेल वैल्यू हो 125% पे शो कर रहा है। तो इसको सिंपली आप क्या करोगे 125 से डिवाइड करोगे
और 100 से इंटू करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, वही वाला सेम जो भी मैंने पीछे बताया था x मान के। तो हम करके देखते हैं कितना आ रहा हमारा कॉस्ट। 250 का जो हमने बेचा था उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रहा है, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट जो उसका निकल के आ रहा है 2 लाख रुपये निकल के आ रहा है। ठीक है जी, ये मेरी कॉस्ट निकल के आ रही है। ठीक है सर, अब बोला गया है कि हमने क्या किया है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी हमारी गुड्स की 2 लाख, और बेचा कितने हमने 2,50,000, यानी 50,000 का प्रॉफिट है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ मेरे को प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो सर यहाँ पे आपको प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपीज़ का, 50,000 का प्रॉफिट यहाँ पे तो निकल के मेरा आ गया। उसके बाद बोला गया है मेजर पार्ट्स, मतलब कुछ मेजर पार्ट इन्होंने बेच दिए थे, कितने के बेचे थे, तो सर वही बोला गया यहाँ पे कि 2,60,000 का जो गुड्स था उसका मेजर पार्ट इन्होंने 2.5 लाख में बेच दिए थे। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, ध्यान से समझ, मैं क्या कह रहा हूँ, 2.5 लाख का तो उन्होंने बेचा था ना, कॉस्ट कितनी थी 2 लाख की, यानी अभी भी गुड्स कितने का बचा हुआ था। तो देखो मेरे पास कॉस्ट प्राइस था 2,60,000 का, उसमें से मैंने 2 लाख की कॉस्ट की गुड्स बेच दी, 2 लाख वाली 2.5 लाख में बेची, लेकिन कॉस्ट 2 लाख की थी। तो अभी भी मेरे पास रिमेनिंग जो गुड्स है, अभी भी मेरे पास 60,000 रुपये की बची हुई है। ठीक है, अब जो बची हुई गुड्स था उसको क्या किया, इसने ले लिया, किसने ले लिया, बी ने, एट अ कॉस्ट लेस 10%, यानी जितनी उसकी कॉस्ट थी उसको 10% कम पे लिया है, यानी इसमें से इसने क्या किया, इसका 10% माइनस कर दो, यानी 54,000 में इसने उसको परचेज कर लिया। तो भैया यहाँ पे मेरे को क्या हो गया, 6,000 का लॉस हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 50,000 का। तो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट कितना आया, तो आप यहाँ पे 6,000 रुपये माइनस कर दो ये वाले जो उधर लॉस हुए हैं, और ये आपको आ गए 54,000। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा है। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 54,000 रुपीज़। इसमें है भी कि नहीं 44,000 है ना, 50,000 में 6,000 माइनस कर दो, तो इसका आंसर आ गया मेरा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज या आर मेंटेन इन जॉइंट वेंचर व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन। देखो इसका आंसर गलत दिया हुआ है इसमें पीडीएफ में। ठीक है ना, देखो जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसमें जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर, को वेंचर सारे अकाउंट बनाते हैं, और जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो उस केस में हर एक जो को वेंचर है अपना पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है, और साथ में एक लास्ट में एक मेमोरेंडम बनाया था देखने के लिए कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो इसका आंसर होगा डी, लेकिन दिया हुआ को वेंचर। ठीक है, तो गलत है आंसर दिया हुआ है, इसका हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स बैलेंस ऑफ बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट विल ट्रांसफर टू। जितना भी बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट आएगा वो सारे के सारे प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, क्योंकि बैड डेप्ट रिकवर हमारे लिए इनकम होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, इसकी एंट्री मैं पहले बता चुका हूँ, शायद पहले भी एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, तो मैंने एक एंट्री बताई थी। देखो फिर बता दे रहा हूँ, सपोज जो बैड डेप्ट कैश या बैंक में रिसीव हुआ था, क्या बोलोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट। ठीक है, ये बी आर नहीं है, बैड डेप्ट रिकवर है। दूसरी एंट्री बनती है बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 एंट्री बनती है बैड डेप्ट रिकवर की और सेटल उसके ट्रांसफ़र की। तो जो पूछता है भाई, पूछता है क्रेडिट कहाँ जाएगा, तो ऑप्शन देख लो, बैड डेप्ट रिकवर दिया तो वहाँ भी जा सकता है या पीएनएल में जा सकता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। डेबिट क्या होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट या बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये 2 एंट्री कंप्लीट बनती है। तो सपोज इसका आंसर ये होगा इस केस में, पॉइंट नंबर बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। इन केस ऑफ नॉट प्रॉफिट मेकिंग, यानी एनपीओ है कंसर्न, एंडोमेंट फंड रिसिप्ट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। एंडोमेंट फंड क्या होता है, यानी आपको ऐसी कोई फंड दी गई है कि उसको आपको खर्च नहीं करना है, उसको आपको इन्वेस्ट करके वहाँ से एक रेकरिंग मॉडल बनाना कि हर साल कुछ पैसे निकाल सके ताकि एक स्पेसिफिक वर्क को किया जा सके। सपोज़ मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, आपका एक एनपीओ था, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, मैंने कहा देखो इस 10 लाख से आप बिल्डिंग मत बनवाना, आपको इसको कहीं खर्च नहीं करना, आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उससे हर साल पैसा मिलेगा उससे आप बिल्डिंग बनवा लेना, उससे आप जो काम करना कर लेना। यानी जो पैसा मिला है वो कैपिटल रिसिप्ट से, उससे जो पैसा आएगा वो आपके रेवेन्यू कह सकते हो या कैपिटल, जो उसको काम करना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंडोमेंट फंड कैपिटल रिसिप्ट होगा, क्योंकि आपको खर्च करने के लिए नहीं दिया गया, इन्वेस्ट करने के लिए दिया गया।
उससे जो पैसा आएगा उसको खर्च करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। इससे क्या होगा कि उस एनपीओ के पास हमेशा 10 लाख रहेगा और हमेशा एक इनकम का मॉडल बना रहेगा, हर साल कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, वरना 10 लाख को 1 साल 2 साल में खर्च करके ख़त्म कर देगा। एनी डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस शुड बी क्रेडिटेड टू, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर मिला है तो आपको कैपिटल फंड में जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में, और नॉन स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए तो रेवेन्यू है, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाता है, यानी क्रेडिट साइड जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोन सब्सक्रिप्शन एट 2,50,000, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड, इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड हमने 2,50,000 रुपये एज अ इनकम शो कर दिया है। ठीक है भाई। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग था और क्लोजिंग, बिगनिंग और क्लोजिंग, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग दिया हुआ है, और पूछा है कितना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो बताओ। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस हमें क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दिया होता है, हमें इनकम निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, इनकम दिया आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो मैं आपको इनकम वाले के अकॉर्डिंग ही समझाता हूँ। सपोज़ हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्स अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है भाई, उसमें हम क्या करते हैं, 2 चीज़ें ऐड करते हैं, 2 चीज़ें लेस करते हैं। ऐड लेस कौन सा होता है, एडवांस वाला और आउटस्टैंडिंग वाला। तो एडवांस वाला केस है नहीं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाला समझाया। तो एक्स अमाउंट हमें रिसीव हुआ, उसमें हम ऐड क्या करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्यों भाई, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का इनकम होता है, उसको ऐड कर देते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 37,500। और हम लेस क्या करते हैं, तो हम लेस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि प्रीवियस ईयर का होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 25,000। उसके बाद जो आंसर आता है वो हमारा इनकम आंसर आ जाता है यहाँ पे 2,50,000। ठीक है, यही आंसर आता है। अब बोला गया कि नहीं आपको ये निकालना है, तो सिंपल सी बात है, जो आपने लेस किया उसको ऐड कर दो, जो ऐड किया था उसको लेस कर दो। यानी इसमें आप ये ऐड कर दो, रिवर्स जाना है ना, तो इसमें आप ये ऐड कर दो और इसको लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये आ गया मेरा कैलकुलेटर, और इसका आंसर क्या है, 2,50,000 प्लस 25,000 माइनस 37,500। ठीक है, तो 2,37,500, 2,37,500, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये मेरा अमाउंट रिसीव हुआ होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसमें उसने क्या किया होगा, क्लोजिंग ऐड कर दिया होगा, ओपनिंग माइनस कर देगा, फिर उसका ये आंसर आ गया होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सपोज आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मेरे मिटाने से पहले अगर किसी को लिखना है तो प्लीज़ स्टॉप करके लिख लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कौन सा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, कौन सा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। बैड डेप्ट रिकवर होगा तो कैश या बैंक में रिकवर होगा भाई, रिसीव होगा। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने किसी को पैसा दिया तो भी वो रिकॉर्ड होगा। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड और फ्रेट पेड, ये ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट तो हम बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते, किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसका आंसर होगा सी। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट, हमने क्रेडिट परचेज किया फिक्स एसेट को, कहाँ रिकॉर्ड होगा, पेटी कैश बुक नहीं, पेटी कैश में छोटे मोटे एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिक्स एसेट को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं। कैश बुक में जाएगा नहीं क्योंकि आपने क्रेडिट में परचेज किया। परचेज बुक में सिर्फ गुड्स परचेज आता है, परचेज बुक में सिर्फ कौन सा जाएगा, गुड्स आपने परचेज किया हो, चाहे आपने क्रेडिट में किया हो, चाहे आपने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जाता है। कैश परचेज में कैश बुक में जाता है, समझो। पेटी कैश बुक में स्मॉल एक्सपेंसेस, कैश बुक में ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो बचा क्या, जनरल प्रॉपर, जो किसी भी बुक में नहीं जाता वो जनरल या जनरल प्रॉपर, इसका 2 नाम है, जनरल या जनरल प्रॉपर में जाता है। आई होप आपको। अब देखो एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि भैया ये जो आप पढ़ा रहे हो, हम MCQ मतलब जो आप पढ़ा रहे हो कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट तो किसी काम का नहीं, अब तो सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करें। बिल्कुल गलत भाई, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो मैंने आपको स्पेशल बुक्स, जनरल प्रॉपर, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी। अभी मैं जो मैंने आपको जो भी बोला यहाँ पे, मेरे को लगता है 90% बच्चों को समझ में नहीं आ गया, पता नहीं क्या बोल रहा है, जनरल प्रॉपर इसमें जाता है उसमें जाता है। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, सीधा MCQ प्रैक्टिस करने आया। भाई MCQ कॉन्सेप्ट से ही निकल के आया है, मेरे को कैसे पता, मैं थोड़ी याद थोड़ी करके बैठा हूँ। मुझे पता है पेटी कैश बुक में स्मॉल एक्सपेंस जाता है, मैंने पेटी कैश बुक बनाया हुआ है। मुझे पता है कैश बुक में सारे ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजेक्शन जाते हैं। कैसे पता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, बुक में लिखा है कि कैश बुक ऐसे बनता है, उसमें ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजेक्शन जाते हैं। परचेज बुक में मुझे पता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जाता है, ओनली गुड्स यानी स्टॉक परचेज करोगे क्रेडिट में, वो परचेज बुक में जाता है। तो कैश बुक में क्रेडिट और कैश बुक में कैश वाला कवर हो जाता है, जो बचा हुआ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है वो जाता है परचेज बुक में। जनरल प्रॉपर में कौन जाते हैं, जो बचे हुए इन सब में नहीं जाएंगे वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये कहीं भी कवर नहीं होगा तो ये वहाँ चला जाएगा।
तो ऐसे आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने तभी आपको एमसीक्यू समझ में आएंगे। एक्सपेंसेस पेड बट नॉट एक्रूड मीन्स एडवांस एक्सपेंसेस, सीधी सी बात है, एडवांस एक्सपेंस कह लो या प्रीपेड एक्सपेंस कह लो, ठीक है। प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस दोनों का मतलब सेम ही होता है। हमने पैसा दे दिया बट उसका टाइम नहीं हुआ था तो एडवांस है। टिल द डिस्काउंटेड बिल पेड बाय द एक्सेप्टर इट मीन्स इज लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी दो तरह के, कंटीजेंट या करंट। भाई कंटीजेंट क्योंकि दे भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, अभी भी डाउट है, मतलब डर लगा रहता है। तो जब तक उस लाइबिलिटी का पेमेंट ना करे तब तक आपके ऊपर कंटीजेंट लाइबिलिटी है। मे और मे नॉट भी, कंटीजेंट का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दे देगा तो नहीं होगा, नहीं देगा तो होना देना पड़ेगा आपको, इसलिए आपके ऊपर लाइबिलिटी है कौन सा, कंटीजेंट वाला। द अमाउंट ऑफ अर्ली डेप्रिसिएशन अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमने हर साल जो WDV में अमाउंट होता है वो हर साल सेम रहता नहीं, SLM में सेम रहता है। WDV में हर साल डिक्रीज होता है, डिक्रीज ईयर बाय ईयर, इंक्रीज तो होता नहीं किसी में। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए बट रॉन्गली एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। हमने खरीदा ए से और बी के बुक्स में उसकी एंट्री कर दी। द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमने उसकी गलती को सुधारा, उससे क्या होगा, क्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा, नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल सी बात है भैया, आपने परचेज किया राम से और श्याम की बुक में एंट्री कर दी तो परचेज तो हुआ ना, परचेज की तो एंट्री हुई है। पर्सन गलत है, डेटर क्रेडिटर में गलत कर दिया आपने, बट परचेज तो कर लिया ना, तो परचेज कर लिया तो एक्सपेंस है तो प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप उसको सुधारोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि परचेज में आपने एंट्री कर दी है। अब इधर आप राम से उठा के श्याम में, श्याम से उठा के राम में, तो उससे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वैन कैश रिसीव फॉर सर्विस रेंडर्ड इन द पास्ट, हमने पहले काम कर दिया है और उसका पैसा अभी मिल रहा है तो क्या होगा, नो नॉन ऑफ द अबव, इसका कुछ नहीं होगा। ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज, क्यों भाई, एक मेरा डेटर था, मैंने उसको पहले काम कर दिया था, वो डेटर ने आज पैसा दिया तो उससे मेरा क्या प्रॉफिट बढ़ गया, बिल्कुल नहीं सर। करंट एसेट इंक्रीज करेगा नहीं, क्योंकि आपका जो बैलेंस शीट में डेटर सपोज 1000 का था तो अब डेटर खत्म हो जाएगा, कैश या बैंक में 1000 ऐड हो जाएगा, तो एक एसेट गया दूसरा एसेट आया तो एसेट भी इंक्रीज नहीं हुआ और प्रॉफिट इंक्रीज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो नो नॉन ऑफ द अबव आ जाएगा। 63 स्टॉक इन द हैंड ऑफ द कंसाइनी इज़ वैल्यूड, यानी कंसाइनी के हैंड में कितने कौन, मतलब जो कंसाइनिंग हैंड में जो स्टॉक बचा हुआ है उसको किस रेट पे वैल्यू करेंगे। सपोज आप ए और बी है, आप कंसाइनर हैं, बी आपकी कंसाइनी है, ये जो मुंबई में रहता है, ठीक है। आपने उसको 1 लाख रुपए का माल भेज दिया, ठीक है। अब उसके पास ये स्टॉक बचा हुआ है इन द हैंड ऑफ कंसाइनी, मतलब उसका जो स्टॉक बचा हुआ है जिसने बेचा सपोज 20,000 रुपीज़ का स्टॉक जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू पे उसको करेगा। तो भाई कंसाइनी के हैंड में जो स्टॉक बची होती है उसका वैल्यू होता है कॉस्ट प्लस अब तक जो उस पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कर दिए। नॉन रिकरिंग मतलब कि अब तक जो हमने कर दिए रिकवर नहीं होने वाले। अब नॉन रिकरिंग कैसे होता है, यहाँ से वहाँ तक भेजने का खर्चा, उसका इंश्योरेंस का होगा, जो भी वहाँ तक पहुँचने का खर्चा हमने किया और नॉन रिकरिंग में जाता है, चाहे कंसाइनर ने किया और कंसाइनर ने किया, तो उस पर उसकी वैल्यूएशन की जाती है। तो इसमें आंसर क्या होगा सर, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो भूल जा, सेलिंग प्राइस भी नहीं। अब मान लो 50,000 का बेचने वाला था, तो क्या 50,000 की वैल्यू उसके पास, नहीं भाई है तो वैल्यू 20,000 की ना, तो किस वैल्यू पे की जाएगी, तो 20,000 उसकी कॉस्ट जो है प्लस उस पर जो हमने कुछ खर्च किए होंगे वो पैसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट अ कॉस्ट प्राइस आफ्टर इंक्लूजन डिडक्शन, ये प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट का मतलब जितना उस पर अब तक खर्च किया, 1 लाख पे हमने 20,000 खर्च किया है, तो भाई 1 लाख पे अगर हमने 20,000 रुपये खर्च किया है तो हमने 20,000 पे कितना किया, ऐसे कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो आएगा। तो ऐसे जो आने वाला है उसके हिसाब से आप यूनिट वाइज, मतलब या किलो वाइज या क्वांटिटी वाइज जो आपने खर्च किया, सपोज मैंने 100 किलो भेजा था उसको, ठीक है, और 100 किलो पे मैंने 10,000 रुपये खर्च किया था, तो 1 किलो पे कितना खर्च किया, 100 रुपये। अब उसके बाद 20 किलो बचा हुआ था, 2,000 रुपये ही हो गया, तो 2,000 नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हो गया। अब प्लस जो उसकी कॉस्ट थी, सपोज 20,000 रुपये की कॉस्ट थी, तो टोटल कितना हो गया, 22,000, तो 22,000 पे उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। आई होप समझ में आ गया हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नोटिंग चार्ज आर पेड बाई, नोटिंग चार्ज हमेशा कौन पे करता है, ड्रॉई पे करता है। ड्रॉई यानी जिसके ऊपर लायबिलिटी बनाई गई है, ठीक है। किसी मान लो कि बिल मेरे पास है और बी, ए ड्रॉअर है और बी ड्रॉई है। अब ए ने क्या किया, बिल डिस्काउंट करा लिया और डिस्काउंट हो गया, तो नेटिंग चार्ज किसको पे करना पड़ेगा, ए को पे करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेट देगा कौन, बी देगा, ए जो है बी से ले लेगा। तो अगर बोल सकते हो पेड बाई ड्रॉअर बॉर्न बाई ड्रॉई, लेकिन अल्टीमेट देना किसको पड़ता है, ड्रॉई को ही पड़ता है, तो इसका आंसर ड्रॉई ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी था, इसका आंसर ए था। द वैल्यूएशन ऑफ प्रोसीजर फॉर स्टॉक
इज़ द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी देखो AS2 होता है, वो कहता है कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, उस पर आपको वैल्यूएशन करनी है, AS2 बोलता है। अब पूछ रहा है कि भाई ये कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, हिस्टोरिकल नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं, मनी मेजरमेंट नहीं, कंजर्वेटिज्म यस। ये जो AS2 है वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। कैसे भैया, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो भूल ही जाओ, हिस्टोरिकल मतलब जितने का आपने परचेज किया था। गोइंग कंसर्न बिजनेस चलता जाएगा। मनी मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने जिसकी मनी में कोई वैल्यू है, मनी मेजर कर सकते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है, कहता है एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपको पहले क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन जो हमारे पास गेन है या रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो जब तक उसके लिए आप श्योर ना हो जाए रिकवर हो जाएगा या मिल जाएगा, तब तक उसको रिकॉर्ड मत करना। समझ में कह रहा हूँ। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि एंटिसिपेटेड, लगता है लॉस हो जाएगा, लगता है ये पैसा नहीं मिलेगा, लगता है ये खर्चा होगा, तो आपको रिकॉर्ड कर लो, भैया होगा। मतलब जो देने हैं ना उसके लिए तैयार रहो, और जो मिलने हैं उसको तब तक मत लिखो जब तक आप श्योर ना हो जाएगा मिलेंगे या मिल गए। ये कहता है कंजर्वेटिज्म। अब AS2 से क्या मतलब उसका, तो AS2 में देखो वही बोला गया, NRV और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ऐसा क्यों बोला गया, सपोज मेरे पास एक गुड्स है, उसकी कॉस्ट कितनी है 20,000, क्योंकि मैंने 20 की खरीदी थी, बट उसकी मार्केट में आज कितनी वैल्यू कितनी है 18,000। तो कौन सा मिलेगा मेरे को, कौन सा ज़्यादा चांस है 18 में बिकेगा भाई। NRV नेट रियल वैल्यू 18 है, तो 18 पे रिकॉर्ड किया। अब देखो 2000 का मेरे को एंटिसिपेटेड लॉस था, हो सकता है 22 में बिक जाए, हो सकता था 22 है, भैया कैसे बिकेगा, 18 में NRV है, हो जाता कभी कभी यार, मे भी हो सकता था ना, अभी तो बिका नहीं है, कल को हो सकता मेरा प्राइस बढ़ भी जाता, 20-21 हो जाता। यानी अभी 2000 का एंटिसिपेटेड लॉस है, एक्चुअल लॉस हुआ नहीं है, बिकेगा तब देखेंगे ना। लेकिन फिर भी AS2 कहता नहीं भैया, कॉस्ट और NRV विच एवर लोअर NRV रिकॉर्ड करो 18। मतलब मैंने 20 वाली गुड्स को 18 में रिकॉर्ड कर दिया, एंटिसिपेटेड लॉस 2000 मान लिया, हुआ भी नहीं है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यही तो था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है AS2। तो इसका पॉइंट नंबर D। 66 When income recognized on cash basis and expenditure recognized on accrual basis, इसको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है ना। एक होता है देखो एक्रूअल बेसिस, तो एक्रूअल में कैश और क्रेडिट दोनों को लेकर चलते हैं, कैश बेसिस में सिर्फ कैश को लेकर चलते हैं। मर्केंटाइल एक्रूअल का दूसरा नाम कह सकते हो। हाइब्रिड होता है, इसमें कुछ चीज़ें कैश पे लेकर चलते हैं, कुछ चीज़ें एक्रूअल पे लेकर चलते हैं। तो ये होगा हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। विच वन इज़ नॉट कंसिडर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, डेप्रिसिएशन, आर्किटेक्ट फी, डेमोलिशन कॉस्ट, लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान से देना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सही आंसर बताऊंगा, तुम आंसर मत देखना इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन बोला है कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, आर्किटेक्ट फी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, डेमोलिशन कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। भैया हमने तो आज तक नहीं सुना था, तुम सुन लो, मैं बता रहा हूँ कैसे। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ओल्ड बिल्डिंग पड़ी है, इस लैंड पे मेरे को एक न्यू बिल्डिंग बनानी है। अब नया बिल्डिंग बनाने के लिए पुराने वाली बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। सपोज मैंने इसको तोड़ा और मेरे वहाँ पे 20,000 रुपीज़ खर्च हो गए, और नए वाले बिल्डिंग बनाने मेरे को 1 लाख रुपये खर्च हुए। तो इस न्यू बिल्डिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, 1,20,000। भैया तो 1 लाख ही खर्च हुए। इस बिल्डिंग को बनाने के चक्कर में पुराने वाले को डिमोलिश करना पड़ा, वहाँ भी 20,000 खर्च हो गए मेरे को। पुराने वाला ज़मीन को मेरे को साफ़ सफाई करना पड़ा, वहाँ भी 20,000 खर्च हो गए। यानी नए बिल्डिंग के चक्कर में पुरानी को तोड़ना पड़ा। तो ये मेरा डेमोलेशन कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ होता है, ठीक है। तो ये डेमोलेशन एक्सपेंडिचर भी मेरा क्या है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर्टी मेरे को खरीदनी थी तो प्रॉपर्टी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब उसके लिए जो भी खर्च करूँगा, कहीं से कंसल्टेंसी लूँगा, कहीं से पता करूँगा क्या है क्या नहीं है, वो सब के सब उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होती जाएगी। मैं 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 20,000 रुपये मैंने लीगल कॉस्ट दे दी पेपर बनाने में, तो मेरी बिल्डिंग 10,20,000 ही कहलाएगी, तो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो भैया क्या है आंसर इसका, इसका आंसर आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आ गया ए। लीगल चार्जेस पेड बाय डिफेंड ऑन सूट ऑफ फॉर्म्स फैक्ट्री, फॉर्म के फैक्ट्री पे किसी ने केस कर दिया, अब उसको भाई लड़ने के लिए हमें कुछ लॉयर को चार्जेस देनी पड़ती है, एडवोकेट को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से समझना, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफरेंस समझो, फिर क्वेश्चन करो। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच वी इंकर्ड, जब हम इंकर करते हैं उससे हमारा फिक्स रेट भी इंक्रीज करता है, साथ में रेवेन्यू भी इंक्रीज करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिससे सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज करेगा बस, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई फैक्ट्री बंद होगी तो मेरा रेवेन्यू ही बंद हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है, आपको अकाउंट्स कभी भी पीरियड वाइज बनाना पड़ता है, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल। तो आपको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो कर। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है? नेचर ऑफ बिजनेस, क्यों भाई, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग नहीं, करेक्टनेस कैश इन हैंड नहीं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, थोड़ी मोड़ी आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं, ये ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। 100% एक्यूरेट है कि नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं बता सकता। अर्थमेटिकल यानी कैलकुलेशंस, टोटल इधर और इधर बराबर है कि नहीं, ये आपको ट्रायल बैलेंस चेक करके दे देगा। नेक्स्ट, एरर इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर विच इफेक्ट। कह रहा है कि हमने एक साल से दूसरे साल में क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र किया, उसमें एरर आ गया, अब कौन सा अकाउंट को इफेक्ट करेगा? तो अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं भैया कोई सा भी अकाउंट इफेक्ट कर सकता है। जैसा मान लो कि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट करेगा, एसेट है तो एसेट रियल को करेगा, किसी पर्सनल है डेटर क्रेडिटर है तो पर्सनल अकाउंट को करेगा। तो इसमें तो आंसर ऑल दी अबव होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम लोग, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। यार तुमने कहाँ से पढ़ा है, मुझे समझ नहीं आता, क्लास 11th अच्छे से पढ़ी नहीं है। नॉमिनल अकाउंटेंट के बैलेंसेस जो होते हैं नॉट कैरी फॉरवर्ड, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? अरे एक्सपेंस और इनकम को कोई कैरी फॉरवर्ड करता है क्या? एक्सपेंस और इनकम के जो बैलेंसेस होते हैं ये एवरी ईयर क्या करते हैं, क्लोज कर दिए जाते हैं। कहाँ करके? टू ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, परचेज अकाउंट। जो परचेज अकाउंट हम बनाते हैं क्या उसमें CD आता है क्या? नहीं सर, CD नहीं आता। परचेज अकाउंट चलाता है ट्रेडिंग में डेबिट साइड। सैलरी अकाउंट का CD आता है क्या? सैलरी अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा क्या? नहीं। सैलरी अकाउंट P&L में अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। यानी नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। तो जब ट्रांसफ़र नहीं होते, कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो नॉमिनल अकाउंट तो आंसर होगा नहीं। हाँ, रियल अकाउंट एसेट होते हैं, इनको हम एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफ़र करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी हो सकते हैं या एसेट्स हो सकते हैं, डेटर क्रेडिट हो सकता है, तो इसको भी हम एक साल से दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो इन्हीं दोनों में कोई इसमें दिक्कत आ सकती है, यानी बोथ B एंड C इसका आंसर होगा, पॉइंट नंबर D। नेक्स्ट, इफ़ अ बिल ड्रॉन ऑन 13 जुलाई 2018 फॉर 60 डेज पेमेंट मस्ट बी ऑन। कह रहा है कि हमने 13 जुलाई 2018 को बिल बनाया है, 60 दिन का टाइम दिया है, अब बताओ किस डेट को पेमेंट की जाएगी। सिंपल सी बात है, 13 जुलाई यहाँ लिख लो, 13 जुलाई 2018 और इसमें 60 दिन ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। तो भैया जुलाई 31 का महीना होता है तो इसमें कितना दिन बचेगा? तो यहाँ बचेगा शायद 18 दिन बचेगा ना, तो इसमें मैं ऐड करता हूँ 18 दिन, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 8 3 1 2 1 3, ये हो गया 31/7/2018। डेज कितने थे? तो डेज थे सर 60 में से 18 तो यहाँ कवर हो गए किसमें? जुलाई में। तो अभी भी कितने दिन बचे हुए हैं? तो 42 बचे हुए। अब 42 में मेरा जुलाई तो ख़त्म हो गया, जून जुलाई अगस्त आ गया। अगस्त में कितने का महीना होता है? 30 दिन का, ठीक है, पक्का 30 दिन का ही होता है ना, एक बार देख लें। अगस्त में कितने दिन का महीना होता है यार? चलो मैं देख ही लेता हूँ फ़ोन में। ये मेरा निकला कैलेंडर, खुल जा यार, खुल भी नहीं रहा ये तो, हद है। जुलाई में होता है 31 का और अगस्त में होता है, अच्छा अगस्त में भी 31 का होता है, शाबाश। जुलाई भी 31 का और अगस्त भी 31 का, उसके बाद सितंबर 30 का। तो अगस्त में होता है मेरा 31 दिन, तो इसमें भी आप 31 ऐड कर दो। तो जैसे ही आप 31 ऐड करोगे यहाँ से 31 और कम हो गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, और ये मेरा ख़त्म हो गया कौन? अगस्त मेरा ख़त्म। अब मेरा आ गया 1 सितंबर 01 है ना, 09/2018। इसमें आप ऐड कर दो 11 दिन, तो ये आ गया 12/9/2018 और ये हो गया मेरा 0। अब 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस होता है, तो अब 3 दिन और ऐड कर दो, तो मेरा आ जाएगा 3 में ऐड करूँगा तो आ जाएगा 15/9/2018। अब इसमें एक दिन आप माइनस कर दो। अब भैया एक दिन आप माइनस क्यों कर रहे हो ये बताओ? 14/9/2018। तो देखो, जिस दिन बिल हम ड्रॉन करते हैं उस डेट को भी काउंट करते हैं, तो हम 13 तारीख को भी काउंट करेंगे। तो 13 तारीख को काउंट करेंगे, उसमें 13 में 18 जोड़ूंगा तो 31 दिन आएगा, ठीक है। सपोज देखो इधर समझो, सपोज़ मैंने आपको 10 तारीख को 3 दिन के लिए पैसे दिए हैं, तो अगर मैं ऐसे जोड़ता हूँ तो आता है 13 दिन।
लेकिन आप मुझे 10 तारीख को भी काउंट करोगे तो आप मुझे 3 दिन बाद कितने तारीख को पैसा दोगे, तो आप बोलोगे 10 को दिए 10 भी काउंट करना है, 11 और 12, आप मुझे 12 तारीख को मेरे को पैसे लौटा दोगे। सर ऐसे जोड़ने पे 13 आ रहा है, ऐसे आपने 10 11 12 3 दिन बाद 12 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे जोड़ोगे तो लास्ट में हमेशा एक दिन कम करना पड़ता है, क्योंकि उस डेट को भी हमें काउंट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए मैंने एक दिन कम कर दिया। डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद लास्ट में एक दिन कम कर दिया। तो इससे मेरा आंसर क्या है, 14 सितंबर, 14 तारीख। तो ये आ जाएगा इसका पॉइंट नंबर बी आंसर। आई होप समझ में आ गया हो। मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर लिखना है तो ये लिख लो, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ। इसको कर दिया मैंने रफ। उसके बाद आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट आ जाओ। 72 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्यों बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? असर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट, असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, असर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स मैन्युफैक्चर, जो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया उसकी आपके लिए कॉस्ट कितनी है, ये जानने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट सिंपल सी बात है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने में काम आता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरिजन हो जाए, क्या उसको क्या बोलते हैं हम, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, क्लास 12 में फंड फ्लो नहीं है, लेकिन क्लास 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, हाँ क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और एक होता है कंपैरिजन, एक होता है कंपैरेटिव, 2-3 होते हैं। तो ये सारे होते हैं ना टूल्स ऑफ एनालिसिस होता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए ये टूल बनाए गए हैं, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो इस केस में आपके पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो टूल्स है वो, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इसका आंसर आ जाएगा। एनी रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर विच सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी। अगर किसी एक्सपेंस के लिए आपके पास सेपरेट फंड है तो आप उसी फंड से माइनस करोगे। सपोज़ हमारे पास टूर्नामेंट फंड आया था, तो टूर्नामेंट फंड कहाँ जाता है, तो सर टूर्नामेंट फंड को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं लायबिलिटी साइड। स्पेसिफिक फंड है, ये हमारी बैलेंस शीट है। तो अगर कोई खर्चा होगा तो आप वहीं से माइनस करोगे। सपोज 8000 हमारे टूर्नामेंट में खर्च हो गया, तब 8000 वहाँ से माइनस कर दो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 2000 रुपये ऑटोमेटिक बचा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बता तो दिया फंड फ्लो। नेक्स्ट क्या, एनी ऑफ द एक्सपेंस फॉर विच सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी कैपिटलाइज एंड शो इन बैलेंस शीट, विल डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट, विल डेबिटेड टू सेपरेट फंड। उसी फंड से उतना डेबिट कर दिया जाएगा, यानी उतना पैसा काट लिया जाएगा। डैश इज अ नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग नहीं है? गिव अ रिकॉर्ड ऑफ सिस्टमैटिक मैनर, भाई ये तो है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में रखता है हमारा। एनालिसिस रिकॉर्डेड डाटा, रिकॉर्ड डाटा को एनालिसिस करना। असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन भी असर्टेन करके देता है। अब आता है एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डाटा। रिकॉर्डेड डाटा को फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनालिसिस भी कर ही देता है, क्योंकि उसका बहुत सारे टूल्स होते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरिजन स्टेटमेंट है, इन सारे टूल्स से एनालिसिस भी करता है। गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी 100% ट्रू एंड फेयर व्यू आपको अकाउंटिंग नहीं देता। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता, ये तो फिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर ट्रांजेक्शन। आप पहले समझो पेपर ट्रांजेक्शन क्या होता है। पेपर ट्रांजेक्शन का मतलब जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जिसका कोई कॉज नहीं है, जिसको हम फुलफिल नहीं कर सकते, अपने आप हो गया। ऐसा कौन सा भैया, किसी ने पैसा चुरा लिया, भैया एबनॉर्मल लॉस, इसका तो कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई कॉज नहीं भैया बाढ़ आई थी ना, तूफान आया था, तो ये तो एबनॉर्मल लॉस हमें पता है कि इस रीजन से हुआ है। चोरी हो गया, कैश से कोई सामान चोरी हो गया, एक ऑफिस से कोई पैसा चोरी हो गया, कोई सामान चोरी हो गया, तो इसे बोलते हैं पेपर नॉट पेपर ट्रांजेक्शन, जैसे का पेपरलेस ट्रांजेक्शन है ना। ये इसका आंसर हो गया डी, कैश स्टोलन फ्रॉम ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयर ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को हमने रिपेयर कराया, तो रिपेयरिंग ऑफ फिक्स एसेट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने चलते हुए फिक्स एसेट को रिपेयर कराया, तो अगर आप पुराना खरीद के लाते हो और फर्स्ट टाइम रिपेयर कराओगे तो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो नॉर्मल लिखा हुआ तो नॉर्मल हम रिपेयर लेके चलेंगे, यानी बीच में कभी कराया। लॉकर रेंट, ये भी हमारे पास क्या है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनुअल सब्सक्रिप्शन, 1 साल के लिए हमने किसी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, ये भी मेरे अकॉर्डिंग जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेमोलिशन कॉस्ट, मैं तो ये बोलूँगा डेमोलिशन कॉस्ट है हमारा
कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए जो आपने पैसा खर्च किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वहाँ पे फिर से जब नई बिल्डिंग बनाओगे या जो भी नया चीज़ बनाओगे उसी में उसकी कॉस्ट ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि उसी की वजह से वो पैसा आपने खर्च किया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है उसके लिए जो खर्च कर रहे हैं उससे मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। डैश डज नॉट फुलफिल द फंक्शन ऑफ बोथ जनरल एंड लेजर, पर कह रहा है कि डैश फुलफिल द फंक्शन ऑफ बोथ। अच्छा, कह रहा है डैश इसमें से कौन सा है जो जनरल और लेजर दोनों का दोनों का फंक्शन को फुलफिल करता है। ये है कैश बुक। आपने कैश बुक बनाया होगा क्लास 11th में भी और फाउंडेशन में भी, और कुछ ऐसा बनता है सेम टू सेम लेजर के जैसा। अब बुक है तो ये पार्ट ऑफ जनरल भी है, यानी जनरल का एक स्पेसिफिक पार्ट है, और ये लेजर के जैसा बनता है, यानी जनरल का भी काम करता है और लेजर का भी काम करता है। तो कैश बुक है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। SBI अकाउंट सिंपल सी बात है, दो तरह के होते हैं पर्सनल, एक होता है नेचुरल पर्सनल जो हम लोग हैं, और आर्टिफिशियल पर्सनल जो कंपनीज वगैरह हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग साइकिल एंड विथ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाओ अकाउंटिंग साइकिल खत्म हो जाएगी, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अकाउंटिंग साइकिल खत्म हो जाती है। जनरल प्रॉपर इज यूज टू रिकॉर्ड, जनरल प्रॉपर ऊपर ही क्वेश्चन था, जनरल प्रॉपर और फिर से क्वेश्चन आएगा बैड डेप्ट रिकवर। अब बैड डेप्ट आपने रिकवर किया है तो ये कैश या बैंक में रिकवर हुआ होगा तो ये कैश या बैंक अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। ऑल कैश परचेज ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, ठीक है, ऑल कैश ऑफ एसेट्स ये भी कैश या बैंक में रिकवर हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ये आ जाएगा परचेज बुक में, आपने क्रेडिट में परचेज किया था परचेज बुक में, और कैश में परचेज किया तो कैश बुक में। राइटिंग ऑफ बैड डेप्ट, बैड डेप्ट को आपने राइट ऑफ किया है तो ये कहीं भी नहीं कवर होता है, तो ये चला जाएगा फिर से। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर था, कुछ ऐसा ही, आपको कैश बुक का नॉलेज होना चाहिए, और स्पेशल बुक, स्पेशल परचेज बुक और कैश बुक दो टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया था, उसी से क्वेश्चन ये पूछा गया बार बार, दो क्वेश्चन। ये जाएगा जनरल प्रॉपर के अंदर, यानी पॉइंट नंबर सी। इन केस ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक, डिपॉजिट ऑफ सी, अच्छा चेक लिखा है, चेक इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में बट कलेक्ट नहीं हुआ, यानी बैंक ने पैसा कलेक्ट किया नहीं। द बैलेंस इज लेस एज पर, कह रहा है कि किस में उसका पैसा कम होगा। इन केस ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब देखो एक एग्जांपल देखो, ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है, ठीक है, दोनों में इक्वल बैलेंस ले लेते हैं समझने के लिए। यहाँ भी 1000 था, यहाँ भी 1000 था, यहाँ तक ठीक था। हमने एक चेक जमा कर दिया 2000 रुपये का, तो कैश बुक में हम क्या कर देंगे 3000 रुपये कर देंगे, और यहाँ पे नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने उसको बढ़ाया नहीं। अब कह रहा है कि दोनों में बैलेंस किसका लेस है, सिंपल सी बात है पासबुक का, तो द बैलेंस इज लेस एज पर पासबुक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसकी फाइनेंस में यानी मनी में कोई वैल्यू नहीं है उसको अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता है। ये किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, नाम से ही लग रहा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर इनटू मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके मनी में कोई वैल्यू नहीं है उसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। नरेशन इज द गिवन एट द एंड ऑफ जर्नल एंट्री, सबको पता है कि जर्नल एंट्री के लास्ट में ही नरेशन दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कौन सा है, क्रेडिटर, कैश हमारा और मशीनरी रियल अकाउंट है, रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिटर हमारा पर्सनल अकाउंट है। 5000 इंकर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की अपग्रेडेशन कर दी गई है, ये हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और नॉर्मल रिपेयर कराते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज़ मेरे पास ये कंप्यूटर है जो मैं चला रहा हूँ, ये मेरे पास आईपैड है, इसमें मैंने क्या किया रिपेयर कराया, ख़राब हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर तो कराया मैंने, इसके रैम को बढ़ा दिया, इसकी स्पीड्स को बढ़ा दी, इसकी वैल्यू को बढ़ा दी, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमने गुड्स परचेज किया उसको रीसेल करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गुड्स परचेज किया उसको यूज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स एसेट्स है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, कैपिटल रिसिप्ट है, इंश्योरेंस क्लेम हमने रिसीव किया, मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर, कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल के बदले पैसे मिल रहे हैं। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर व्हेन, कह रहा है कि उस खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे जब रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर फिक्स परचेज ऑफ फिक्स, जिसको हमने पैसा दिया है वो फिक्स खरीदे, भाई वो कुछ भी कर हमें क्या मतलब है, ये नहीं होगा।
इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ फिक्स रेट, जिससे हमारी फिक्स रेट को बढ़े। इज पैड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी नहीं है। इट इज़ मेंटेन ऑफ फिक्स, नहीं ये भी नहीं है। इसका होगा पॉइंट नंबर बी। अगर हमने कोई पैसा खर्च किया और उससे हमारा फिक्स रेट इंक्रीज होता है, मैंने पीछे बताया था कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो तो फिक्स एसेट भी इंक्रीज होगा और साथ में रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही इंक्रीज करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका फिक्स एसेट इंक्रीज करता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, कहाँ क्रेडिट होगा, एंट्री बना लो, सिंपल सी बात है। कैश निकाला या बैंक से निकाला, एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट कहाँ होगा, कैश या बैंक में, डेबिट कहाँ होगा, ड्रॉइंग में। देख लो क्या आंसर है, तो कैश अकाउंट। अगर बैंक होता तो बैंक अकाउंट। कैश बुक इज़ अ फॉर्म ऑफ जनरल, कोई सा भी बुक हो वो किसका फॉर्म होता है, जनरल का। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं ये। सेल ऑफ गुड्स टू लक्ष्मण फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कहाँ डेबिट हो रहा है भैया, कैश अकाउंट में। कहाँ क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट में। तो फिलहाल उसने पूछा डेबिट, तो डेबिट आएगा कैश अकाउंट। पूछा होता क्रेडिट तो सेल अकाउंट। द डेब्ट रिटर्न ऑफ अर्लियर एज अ बैड, यानी बैड डेप्ट हो गया था, सब्सिक्वेंटली रिकवर, बाद में वो रिकवर हो गया, क्या होगा। कई बता चुका हूँ, पीछे बताया था कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर। दूसरी एंट्री क्या बनती है, बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी पहले रिसीव की एंट्री ये वाली और पीएनएल में ट्रांसफ़र की एंट्री ये वाली। अब पूछा क्या है देख लेते हैं। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं भैया क्रेडिट होगा। क्रेडिटेड टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट, क्रेडिटेड टू बैड डेप्ट रिकवर, हाँ क्रेडिट तो हुआ है। क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, नहीं। क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट, नहीं। ये वाला मैच कर रहा है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी, क्रेडिटेड टू बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट। और वहाँ पे उसका आंसर क्या था, ये क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दो एंट्री है ना, दोनों में से कोई सा बोले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, भाई बाहर का, जैसे कि जो हमारे हैंड में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, ये कौन सा कॉज है। देखो डेप्रिसिएशन लगने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक हम यूज कर रहे हैं तो इंटरनल, कुछ इंटरनल कॉज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल कॉज होते हैं। डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। ओवर यूज़, नहीं भाई। एबनॉर्मल अकरेंस, भाई बाढ़ तूफान आंधी कुछ भी आ गया, एक्सीडेंट हो गया। टाइम एलिमेंट, ऑब्सोलेंस, ख़राब हो जाना यानी आउटडेटेड हो जाना। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1,50,000, रेडिजुअल वैल्यू 10,000। 1,50,000 रुपये की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। अच्छी बात है, ऐसा क्यों चल रहा है। 1,50,000 की इसकी क्या है, रेडिजुअल ओरिजिनल कॉस्ट है। रेडिजुअल वैल्यू है 10,000, मतलब 10,000 रुपये बिक जाएगी आफ्टर टाइम, जब उसका टाइम हो जाएगा। इफ़ डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ये जो है 105% जो लिखा गलत है, ये है 10%। इसको काटो, इसको सही जो आंसर है उसका 10% है। ठीक है, 10% पर एनम अंडर WDV मेथड द डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल में उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी। तो हर एक साल 10% से कम करते जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो कॉस्ट मेरी कितनी थी सर, 1,50,000। अब रेडिजुअल वैल्यू माइनस नहीं करोगे क्या, नहीं, वो तो SLM में करते ना, कॉस्ट में रेडिजुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, वो नहीं पूछा है। ये कह रहा है हर साल 10% लगेगा, बताओ 3 साल में कितना आएगा। तो आप फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन देख लो। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है, 15,000 रुपये। इसको आप कर दो माइनस, कितना आएगा 1,45,000। फिर सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कितना आएगा 14,500, उसको माइनस कर दो। फिर जो आएगा उसके थर्ड ईयर के निकाल लो। अब आपके कैलकुलेटर अलाउड होता है, देखो कैलकुलेटर पे कैसे करना बता दे रहा हूँ। कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में। ये रहा 1,50,000 माइनस 10% इक्वल 1,35,000। अच्छा ये गलत कर दिया था मैंने, बताओ यार। ये आएगा 1,35,000, ठीक है। अब इसका 10% कितना आ गया 13,500, है ना। फिर देखो सिम माइनस 10% इक्वल, तो आ गया 1,21,500। ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन पूछा गया आपसे, तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, इसी का 10%। यानी अब इस माइनस मत करना, आप सीधा 10% निकाल लो। तो ये आ गया मेरा 12150, ठीक है, 12150। ये मेरा आ गया 12,150 रुपये। तो अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। ये आजा मेरा किधर गया, पॉइंट नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डिप्लेशन मेथड। देखो गुडविल की जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन।
इसने बोला डेप्रिसिएशन, ये नहीं है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होती है, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू कम होती है, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। कोई चीज़ हम माइनिंग से एक्सट्रैक्ट करते, ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन से कोयला निकालते हैं, ज़मीन से पानी निकालते हैं, ज़मीन से हम क्या निकालते हैं, और नेचुरल गैसेस निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, तो उसमें जो खर्च जो मतलब निकालते में जो वेस्ट हो जाते हैं, मान लो 1 क्विंटल हमने निकाला और उसमें 90 किलो मिला, 10 किलो वेस्ट हो गया, ठीक है, तो ये जो मेरा होता है उसे डिप्लेशन बोलते थे। इसका होगा वेस्ट एसेट लाइक माइन एंड क्यूरीज, पॉइंट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, A sum of 1500 received from Lakshman debtor has been recorded in the books of account, has not been recorded in the books of account। तो भैया हमने डेटर से रिसीव किया 1500 रुपये का और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, प्रॉफिट वुड इंक्रीज। प्रॉफिट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, एक डेटर था 1500 रुपये का, उससे हमने रिसीव कर लिया और बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज तो कोई मतलब नहीं बनता भाई। डेटर में प्रॉफिट से क्या मतलब है, तो पहला पॉइंट 2 तो है ही नहीं। पॉइंट नंबर सी में कह रहा है एसेट वुड सो डिक्रीज, एसेट कम हो जाएगा, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। ऐसा क्यों भैया, एसेट कम नहीं होगा क्या, नहीं होगा। देखो ये मेरे पास एक बैलेंस शीट थी और यहाँ पे एक डेटर था लक्ष्मण नाम का, इससे हमने 1500 रिसीव कर लिया, ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं की। तो जब आपने रिसीव कर लिया और बुक्स अकाउंट में एंट्री नहीं की तो एज इट इज जो था वही रहेगा। पैसे तो आपके पास आ गए ना, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने एंट्री नहीं की, तो आपका एसेट इंक्रीज करेगा क्या, नहीं, जितना एसेट था उतना ही रहेगा, यहाँ जितना था उतना ही रहेगा। और अगर आप एंट्री करते भी तो ये हो जाता डिक्रीज और यहाँ पे कैश हो जाता इंक्रीज, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें, तो टोटल हमारे पास 154 क्वेश्चन है। तो जो बचे हुए 54 क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करा दूंगा सारे। उसके बाद हम कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद भी हमें क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद कौन से क्वेश्चंस करने हैं सर, इसके बाद जो बुक्स में MCQ हूँ वो भी कराने हैं। जो दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे उनके लिए क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल फ्रेश नया टॉपिक, नया लेक्चर 0 से। It goods worth 1750 return to supplier wrongly entered in sales return book as a 1570। पहली बात तो हमने गुड्स रिटर्न किया है, परचेज रिटर्न किया है और एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न में। अब बताओ उससे क्या इफेक्ट आएगा। अब इससे बहुत सारे इफेक्ट आने वाले हैं, देखो ध्यान से। हुआ क्या है कि हमने परचेज रिटर्न किया, परचेज रिटर्न किया हमने 1750 से, तो परचेज रिटर्न करोगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि परचेज हमारे पास एक्सपेंस है और उसका रिटर्न करोगे तो हमारे पास इनकम बढ़ेगा। तो हमें प्रॉफिट इतने से इंक्रीज करना चाहिए था 1750 से। हमने क्या कर दिया, उसको सेल रिटर्न में एंट्री कर दी। अब सेल रिटर्न से मेरा प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब जितना आपने सेल रिटर्न में शो किया है उतना से प्रॉफिट डिक्रीज और हो जाएगा, इंक्रीज की वजह आपने डिक्रीज कर दी। कितना डिक्रीज कर दिया आपने, 1570। तो अब पूछा कि भैया क्या करें इसका, इससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज डबल अमाउंट से। कैसे, ये जो आपको इंक्रीज करनी थी वो आपने की नहीं, उल्टा इतना डिक्रीज और कर दिया था। टोटल डिक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन ग्रॉस एंड नेट, तो कितना आएगा 1750 प्लस 1570, दोनों को ऐड कर दो, कैलकुलेटर निकालो और ऐड करो। तुम लोगों को अपना कैलकुलेटर यूज करो क्योंकि अलाउड है तो यूज करो। 1750 प्लस 1570, टोटल आ गया 3320 इन डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। किधर गया है इसमें, ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 3320 ना, ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी डिक्रीज बाई 3320, पॉइंट नंबर ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 100। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट करके पूछो, या कोई बड़ा डाउट है आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर एक वीडियो का, इस वीडियो का लिंक में भी दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको जो पूछना है ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो, चाहो तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एक रिक्वेस्ट आप सबसे, प्लीज़
वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप शेयर करते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है, चलो यार कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, आपके लिए यही कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो, अपने फेसबुक पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी शेयर कर सकते हो मेरी हेल्प करो, शेयर कर दो वीडियो को। यही आपके लिए कंट्रीब्यूशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों भी सब्सक्राइब कर लो। कोई दिक्कत है तो यार मैंने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप में आओ, बातें करो, बहुत सारी पूछो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।